हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का हमारे एमपी बोर्ड की ऑनलाइन क्लास पर। और आपके सामने एक बार फिर से आ चुके हैं हम। और जैसा कि मैंने पिछली वीडियो के अंदर आपको बताया था कि जो हम इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन जो क्लास 12th का इम्पोर्टेंट सेक्शन है, मतलब पार्ट 2 है, उसको हम कवर करने वाले हैं। और आप लोग भी इंतज़ार किए होंगे कि ये सेक्शन कब आएगा। तो आपके लिए हम लेकर इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन लेकर आ चुके हैं। इसके अंदर बहुत अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट हैं। और कॉन्सेप्ट की बात करें तो अगर आपसे कॉन्सेप्ट नहीं बनता है तो चीज़ें आप अच्छे तरीके से कवर नहीं कर पाएंगे, लेकिन अगर आपसे कॉन्सेप्ट बनता है तो चीज़ों को अच्छे तरीके से आप कवर कर सकते हैं। तो हम बहुत अच्छा पार्ट सीखेंगे इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन का। ट्रिग्नोमेट्री जिससे बनती है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन जिससे नहीं बनती कोई दिक्कत नहीं है, वो भी सीख सकता है। हाँ, लेकिन जिससे ट्रिग्नोमेट्री अच्छे से बनती है तो और अच्छे तरीके से वो सीख सकता है। तो चलिए कॉन्सेप्ट के अंदर चलते हैं। लेकिन सबसे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने फ्रेंडों तक जो क्लास 12th में कोई भी बच्चा साइंस स्ट्रीम से हो, जो मैथ लिया हो, तो ये आप रिकमेंड कर सकते हैं, क्योंकि हम जो कॉन्सेप्ट पढ़ाते हैं, कॉन्सेप्ट डिलीवर करते हैं, बहुत अच्छी चीज़ें डिलीवर करते हैं, और ताकि आपके तक अच्छी तरीके से पहुँच जाए। तो अपने फ्रेंडों तक शेयर कर देना है ताकि वो भी इस वीडियो को अच्छी तरीके से देखे और कॉन्सेप्ट को मजबूत करे। तो चलिए चेक करते हैं कि प्रतिलोम त्रिकोणमिति फंक्शन, जिसको बोलते हैं इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, ITF क्या होता है। ITF होता है। जैसे कि आपने सीखा होगा कि साइन थीटा, कॉस थीटा या टेन थीटा, ये सभी क्या होते हैं, ये ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन होते हैं। क्या होते हैं? ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन। ये क्या होते हैं? सभी ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन होते हैं। अर्थात ये ट्रिग्नोमेट्री जो फंक्शन होते हैं, त्रिकोणमिति जो फलन होते हैं, इन सब की क्या होती है? रियल वैल्यू होती है। क्या होती है? रियल वैल्यू का मतलब ये होता है कि वास्तविक, इनके वास्तविक मूल्य होता है। वास्तविक मूल्य का मतलब ये होता है कि जैसे मान लीजिए साइन 60 की जो वैल्यू होती है, वो साइन 60 की वैल्यू जो होती है √3/2, तो वो रहेगी। ठीक है ना। ये क्या होता है? ये सभी रियल वैल्यू देते हैं। क्या देते हैं? सभी रियल वैल्यू देते हैं। लेकिन जो इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन होता है, जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पर लिख दूं कि अच्छा, मैं इसको रिकमेंड कर दूं कि x बराबर यहाँ पर लिखा है मेरा साइन x। क्या लिखा है? या x बराबर मेरा क्या लिखा है? साइन थीटा। x बराबर मेरा क्या लिखा है? साइन थीटा। तो इसको मैं अगर निकालना चाहूँ तो थीटा बराबर क्या हो जाएगा? साइन इनवर्स x। साइन इनवर्स x, अर्थात जो थीटा की वैल्यू होगी यहाँ कुछ ना कुछ हम पुट करेंगे। क्या करेंगे? पुट करेंगे, तब थीटा की वैल्यू मेरे को अच्छी तरीके से निकाल पाएंगे। अच्छा, बहुत लोग ऐसे सोचते हैं कि साइन इनवर्स x या साइन x ये और ये सभी एक हैं। बहुत लोग ये सोचते हैं कि तीनों एक हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। ऐसा क्यों नहीं है? अच्छा, ये साइन इनवर्स x तो साइन इनवर्स x है, लेकिन ये क्या लिखा है? साइन x का इनवर्स लिखा है। तो इसका मतलब होता है 1/5 साइन का x। इसका भी मतलब वही चीज है, मतलब इस पूरे का इनवर्स, मतलब साइन इनवर्स का इनवर्स लिखा है। मतलब ये भी ऐसी चीजें हैं, मतलब ये भी पूरे का होल इनवर्स लिखा है। ऐसे लिखा है होल इनवर्स। ये क्या है? साइन इनवर्स x, ऐसा लिखा है। ये भी मतलब ये सभी चीजें बिल्कुल अलग है। इस पूरे का इनवर्स लिखा है, मतलब 1/साइन इनवर्स x, ऐसा लिखा है। ठीक है ना। तो तीनों चीजें क्या होती है? अलग अलग होती है। ये सब तीनों चीजों बराबर नहीं हो सकती है। ये तीनों पार्ट क्या होते हैं? अलग अलग पार्ट होते हैं। इन तीनों को अलग अलग आप कवर करोगे। लेकिन हाँ, ये क्या होता है? साइन इनवर्स x होता है। यही साइन इनवर्स x जो होता है, ये कॉस इनवर्स, जितने ट्रिग्नोमेट्री आप रेशियो पढ़े हो, जैसे मान लीजिए आपने पढ़ा है कि आपने ये पढ़ा है साइन इनवर्स x, कॉस इनवर्स x, या टेन इनवर्स x, या कॉसेक इनवर्स x, या फिर कॉट इनवर्स x, या सेक इनवर्स x। 1 2 3 4 5 और 6 ट्रिग्नोमेट्री रेशियो होते हैं, और 6 ही इनके क्या होते हैं? इनवर्स होते हैं। ठीक है ना।
तो इस तरीके से ये बाइंड अप होता है, अर्थात इसका साइन एक्स बराबर कुछ आप पुट करते हो साइन थीटा, और थीटा बराबर क्या हो जाता है, साइन इनवर्स एक्स हो जाता है। हाँ अच्छा, ये कभी कभी जो साइन इनवर्स एक्स होता है, इस साइन को, साइन इनवर्स जो एक्स होता है, इस साइन को काट सकता है, इस साइन को भी ये काट सकता है। मतलब कैसे काटेगा, इसका भी अलग ही फार्मूला है। जैसे मान लीजिए यहाँ पर लिखा है कि ये लिखा है साइन, और यहाँ पर लिखा है साइन इनवर्स एक्स, तो इसको भी ये काट सकता है, इसको भी ये काट सकता है, लेकिन कैसे काटेगा वो अलग अलग तरीके। जैसे मान लीजिए किसी गेंद को आपको छक्का मारना है, क्या मारना है, 6 मारना है, तो 6 कब मारोगे, जब आपकी गेंद पाले में होगी। कि ऐसे भी किसी रैंडम उठा करके किसी गेंद को आप मार दोगे, नहीं मार सकते ना, सेम सी कंडीशन वही है। तो अगर आपको इन सबको काटना है तो इनका भी एक फार्मूला होता है। क्या होता है, एक फार्मूला होता है, उस फार्मूले के माध्यम से इसको हम काटना सीखेंगे। क्लियर। हाँ, तो आपको इतना नोट कर लेना है, चीज़ों को आपको बढ़िया नोट करते हुए चलना है, आपका एक नोट्स होना चाहिए। अगर आप नोट नहीं करते चलोगे तो चीज़ें आपकी भूलती हुई चली जाएंगी, पहले बता रहे हैं आप। अगर आप ऐसे ही क्लास के अंदर आ गए हो, पेन कापी ना लिए हो, पेन कापी सभी को लेकर क्लास के अंदर बैठना है और चीज़ों को नोट करते हुए चलना है, क्योंकि चीज़ों को जो नोट करता है ना, लॉन्ग टर्म तक उसका रहता है। कितने टर्म तक, लॉन्ग टर्म तक, क्योंकि चीज़ें आपकी लॉन्ग टर्म तक सीखना है। अभी आज के लिए नहीं कि मैं आज सीख लूँ कल मेरे को भूल जाए, ऐसा चीज़ें आपको नहीं सीखना है। ठीक, चलिए। अच्छा, इसके अंदर हमें रेंज कैलकुलेट करना है, रेंज और डोमेन। अच्छा, रेंज का मतलब होता है परिसर और डोमेन का मतलब होता है प्रांत। ये होता है इनपुट और ये होता है आउटपुट। आप तो रेंज और डोमेन अच्छी तरीके से फंक्शन के अंदर पढ़ ही चुके होंगे, रिलेशन फंक्शन के अंदर। तो ये चीज़ें होती है। रेंज का मतलब क्या होता है, रेंज का मतलब होता है परिसर और डोमेन का मतलब होता है प्रांत होता है। ठीक। अच्छा, अगर आपसे कोई बोल दे, पहले तो रेंज कैलकुलेट करेंगे। साइन इनवर्स एक्स की जो रेंज होती है वो कहाँ से कहाँ तक होती है, साइन इनवर्स की रेंज होती है -π/2 से लेके +π/2 के बीच में, ये इसका रेंज है। और यहाँ पर क्या लिखते हैं, डोमेन। अच्छा, कॉस इनवर्स एक्स की क्या रेंज होती है, कॉस इनवर्स एक्स की रेंज होती है 0 से लेके पाई के बीच में। साइन इनवर्स की रेंज क्या होती है, -π/2 से लेके +π/2। कॉस इनवर्स की जो रेंज होती है 0 से लेके पाई के बीच में। अच्छा, टेन इनवर्स की रेंज क्या होती है, π/2 से लेके -π/2 से लेके +π/2। कॉट इनवर्स की क्या रेंज होती है, यह भी होती है 0 से लेके पाई तक, 0 से लेके पाई तक। अच्छा, सेक इनवर्स की क्या रेंज होती है, सेक इनवर्स की रेंज होती है 0 से लेके पाई तक, 0 से लेके पाई तक। लेकिन इसमें रियल नंबर को आपको घटा देना पड़ता है। रियल नंबर क्या होती है, वास्तविक संख्याएं जो प्लस में भी होती है और माइनस में होती है, उसको घटाना पड़ता है। ठीक। कॉसेक इनवर्स एक्स का क्या होता है, कॉसेक इनवर्स -π/2 से लेके +π/2, लेकिन इसमें आपको 0 को हटा देना पड़ता है, 0 को क्या करना पड़ता है, हटा देना पड़ता है। ठीक, ये इसके क्या हुए, रेंज हुए हैं। अच्छा, इसके डोमेन क्या हो जाएंगे, डोमेन इसके होते हैं -1 से लेके +1 के बीच में, इसके भी -1 से लेके +1 के बीच में। अच्छा, इसके डोमेन क्या होता है, इसका भी रियल नंबर होता है, इसका भी रियल नंबर होता है, दोनों का। क्लियर। अच्छा, इसका क्या होता है, ये माइनस, इसमें आप -1 और +1 घटा दो, रियल नंबर में से -1 और +1 घटा दो, रियल नंबर में से -1 और +1 घटा दो। क्या क्या होते हैं, साइन इनवर्स की जो रेंज होती है -π/2 से लेके +π/2, कॉस इनवर्स की रेंज 0 से लेके पाई तक, टेन इनवर्स एक्स की रेंज -π/2 से लेके +π/2 तक, कॉट इनवर्स की। अच्छा देखो, जो जैसे मान लीजिए साइन की जो होती है वो किसकी, कॉसेक की हो गई सेम, लेकिन 0 हट गया है। कॉस की जो होती है किसकी हुई,
सेक की हुई, टेन की और कॉट की बिल्कुल सिमिलर है किसके, साइन और कॉस की। इसमें रियल नंबर से माइनस कर दिए, यहाँ पर भी इसमें भी रियल नंबर से माइनस, इसमें भी रियल नंबर से माइनस कर दिए हैं। ये आर -1 और ये +1 के बीच में होती है। अर्थात देखो ये जो होता है इसकी प्रिंसिपल वैल्यू भी होती है, PRINCPAL, प्रिंसिपल वैल्यू। प्रिंसिपल वैल्यू का मतलब आपके पार्ट के अंदर दिया है मुख्य शाखा, क्या मुख्य शाखा निकलवाता है। अच्छा, तो मुख्य शाखा भी इसकी यही चीज होती है। अच्छा, मुख्य शाखा आपके दिमाग के अंदर आ गई होगी, ये कैसे कैलकुलेट करते हैं। आपके एडजेक्टिव में क्वेश्चन पूछता है कि साइन इनवर्स एक्स का रेंज बताओ, कॉस इनवर्स एक्स का रेंज बताओ, या फिर प्रांत बताओ, डोमेन बताओ, तो ये चीजें आपकी एडजेक्टिव में 1 नंबर के क्वेश्चन बिल्कुल पूछता है 100%। तो आपको अच्छी तरीके से ये चीज आपको नोट डाउन कर लेना है। इसको अपने कॉपी के अंदर नोट डाउन कीजिए, फिर आपको हम प्रिंसिपल वैल्यू या मुख्य मान निकालना सिखाते हैं। इसको सभी को नोट अच्छी तरीके से बना लेना है, नोट में डाउन कर लेना है। आई होप आप नोट कर लिए होंगे, है ना, ठीक है। अच्छा, कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूले हैं, वो फार्मूले जब तक आप नहीं लिखोगे तो आपको चीजें अच्छी तरीके से क्लियर नहीं होगी। इंपॉर्टेंट फार्मूले, महत्वपूर्ण सूत्र। अच्छा, इंपॉर्टेंट फार्मूले क्या है, जैसे मान लो कभी साइन इनवर्स जो थीटा है ये इसका एंगल है माइनस के अंदर आ जाता है, तो माइनस बाहर लेते हैं और कैसे लिखते हैं, साइन इनवर्स एक्स लिखते हैं। कभी ये माइनस के अंदर आ गया तो माइनस बाहर निकालते हैं और साइन इनवर्स एक्स लिखते हैं। लेकिन अगर लिखा है कॉस इनवर्स माइनस का एक्स, तो क्या करते हैं, पाई में से आप कॉस इनवर्स एक्स को घटा सकते हैं। क्या करते हैं, पाई में से कॉस इनवर्स एक्स को आप घटा सकते हैं। कभी आपका अगर टेन इनवर्स एक्स लिखा हो तो टेन इनवर्स एक्स क्या करेंगे, माइनस बाहर आ जाता है और टेन इनवर्स एक्स लिख लिया जाता है। ऐसे ही कभी कॉट इनवर्स एक्स आ जाए, पाई में से आप कॉट इनवर्स एक्स को घटा सकते हैं। अच्छा, या फिर कभी सेक इनवर्स माइनस का आ जाए, या फिर कॉसेक इनवर्स माइनस का आ जाए। तो सेक आ जाए तो क्या करेंगे, पाई में से इसका सेक का आ जाए तो आप माइनस निकाल लेंगे और कॉसेक इनवर्स एक्स रख देंगे। सेक आ जाए तो क्या करेंगे, आप पाई में से सेक इनवर्स एक्स को आप घटा देंगे। अच्छा, ये सभी इंपॉर्टेंट फार्मूले कहाँ काम में आएंगे, ये सभी इंपॉर्टेंट फार्मूले आपके अभी काम आने वाले हैं। मतलब प्रिंसिपल वैल्यू मुख्य शाखा के अंदर अगर आपसे ये फार्मूले नहीं बनते हैं तो आप मुख्य शाखा का मान नहीं निकाल पाएंगे किसी भी कंडीशन के अंदर, 100% ये चीज श्योर है। तो अगर साइन के अंदर कभी भी माइनस आ जाए तो माइनस बाहर निकलता है, कॉस के अंदर पाई में से घटाते हैं, टेन के अंदर माइनस बाहर निकलता है, कॉट के अंदर पाई से घटाते हैं, सेक के अंदर क्या होता है, पाई में से घटाते हैं, और कॉसेक के अंदर भी क्या होता है, माइनस बाहर निकल आता है। क्लियर है, आपको चीजें अच्छी तरीके से समझ में आई होगी। यहीं से क्या निकलता है, आपकी मुख्य शाखा का मान है प्रिंसिपल वैल्यू। ये चीजें आपको नोट कर लेनी है अच्छी तरीके से अपने नोट्स के अंदर, कॉपी के अंदर। अगर आप नोट्स लिए हैं तो नोट्स बनाते हुए चलें। अगर आप नोट्स नहीं बनाएंगे तो आप चीज़ों को अच्छे तरीके से कवर नहीं कर पाएंगे और आपको चीज़ें भूल जाएगी। क्या होता है, नोट्स के अंदर अगर हम 15 मिनट का काम है तो 5 मिनट के अंदर हम चीज़ें को कवर कर लेते हैं अच्छे तरीके से। ठीक है ना, चलिए सीखते हैं फिर से। अच्छा, प्रिंसिपल वैल्यू का मान कैसे निकालते हैं, इसको नोट्स कर लेंगे आप। प्रिंसिपल वैल्यू का मान कैसे निकालते हैं। प्रिंसिपल वैल्यू का मतलब होता है मुख्य शाखा।
अच्छा, मुख्य शाखा का मान कैसे निकालते हैं? मुख्य शाखा का मान निकालने के लिए मान लीजिए अगर ऐसा लिखा है कि साइन इनवर्स √3/2, अगर ऐसा लिखा है तो क्या करेंगे? आपको पता है कि जैसे मान लीजिए आपको लिखना है tan 45 को, तो जो tan 45 डिग्री लिखा है तो आपको tan 45 को 180/45 से मल्टीप्लाई करेंगे तो tan क्या हो जाएगा? 45 की वैल्यू क्या हो जाएगी? 4। π/4 इसको लिख सकते हो। क्या लिख सकते हो? π/4। ये पाई है 180 का मान, और ये क्या है? 45 से डिवाइड करने पर क्या आया? π/4 आया। इस तरीके से आपको लिखना पड़ेगा। ठीक, ये लिखा है साइन इनवर्स √3/2। क्या लिखा है? साइन इनवर्स √3/2। अच्छा, इसको कैसे लिखेंगे साइन इनवर्स √3/2 को? आपको पता है कि अगर इसके अंदर माइनस आ गया तो कोई बात नहीं है, अगर माइनस आ गया तो माइनस आगे लगा देते हैं। अच्छा, इसमें माइनस कहीं दिख नहीं रहा है, इसको लिखेंगे कैसे? √3/2 किसकी वैल्यू होती है? ये साइन है, किसकी वैल्यू है? 60 की वैल्यू है। साइन 60 की वैल्यू, तो साइन 60 को 180/60 से डिवाइड करेंगे तो क्या लिख देंगे? π/3 लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? π/3 लिख सकते हैं। ठीक है। अच्छा, इसको लिखने का तरीका क्या है? साइन इनवर्स साइन π/3 इसको लिख सकते हैं। अच्छा, इस साइन से ये साइन कट जाएगा, इस साइन से साइन क्या हो जाएगा? कट जाएगा, और इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी? π/3 के बराबर आ जाएगी। अच्छा, इसकी यही तो प्रिंसिपल वैल्यू है। क्लियर? दूसरा क्वेश्चन चेक करते हैं। अच्छा, इसमें जो आपका रेंज है वो रेंज हमेशा -π/2 से +π/2 के बीच में ही होगा। जब आप कैलकुलेट कर लेंगे तो हमेशा पहले से ही इसके बीच में रहता है। ठीक। अच्छा, चलिए हम क्वेश्चन दूसरा देखते हैं। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन यहाँ पर लिखा है कि cos इनवर्स -1/2, cos इनवर्स -1/2। अब आपको पता है कि cos के अंदर तो क्या लिखा जाता है? पाई माइनस cos इनवर्स x, ऐसे लिखते हैं। तो ठीक है, पाई में से आप cos इनवर्स 1/2 आप घटा दो। ठीक, पाई में से आप माइनस बाहर कर दिए हो, ऐसे कर दिए हो, तो क्या हो जाएगा? ये पाई माइनस, अच्छा ये किसकी वैल्यू होती है पाई में? 1/2। पाई में किसकी वैल्यू होती है 1/2? बताओ। cos के अंदर 1/2 किसकी वैल्यू होती है? किसकी वैल्यू होती है? 60 की वैल्यू होती है। किसकी वैल्यू होती है? 60 की वैल्यू होती है। ठीक, ये क्या हो जाएगा? लिखने का तरीका क्या है? cos इनवर्स cos π/3। 60 को ऐसे तो लिखोगे ना, बिल्कुल ऐसे लिखेंगे। cos से cos कट जाएगा, क्या हो जाएगा? पाई माइनस का π/3। अब जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा? 3 पाई माइनस का π/3 हो जाएगा। 3 पाई माइनस का π/3 तो बराबर क्या हो जाएगा? 2 π/3 के बराबर हो जाएगा। यही तो इसकी प्रिंसिपल वैल्यू होगी। क्या होगी? प्रिंसिपल वैल्यू होगी। तीसरा क्वेश्चन अगर मैं लिख दूं कि cot इनवर्स -√3, या फिर क्वेश्चन आपके ये वाला एग्जाम में आ चुका है, ये दोनों क्वेश्चन आपके आ चुके हैं। अगर मैं लिख दूं tan इनवर्स या cot इनवर्स -√3, ठीक है ना? अच्छा, ये ऐसे लिखा है तो आप निकाल सकते हो आराम से। 10 के अंदर तो माइनस पहले से आता है, माइनस का tan इनवर्स लिखा जाएगा tan√3। अब आपको पता है कि √3 किसकी वैल्यू होती है 10 के अंदर? √3 किसकी वैल्यू होती है 10 के अंदर? √3 10 के अंदर 60 की वैल्यू होती है, तो ऐसे लिखा जाएगा tan इनवर्स 10 π/3। ये कट जाएगा तो माइनस का π/3 आंसर आ जाएगा। क्लियर है ना? चीजें अच्छी तरीके से आपकी क्लियर हो गई होगी। हाँ, अगर मैं ऐसा लिख दूं कि cos इनवर्स 1/√2 की वैल्यू बताओ।
1/√2 की वैल्यू बताओ। अगर इसके अंदर माइनस लगा है, माइनस नहीं लगा तो कोई दिक्कत नहीं है, सीधे निकाल सकते हो। कैसे निकाल सकते हो? कॉस इनवर्स कॉस पाई बाई, ये किसकी वैल्यू है? 1/√2 45 की, तो पाई/4, कॉस से कॉस कट जाएगा, पाई/4 आ जाएगा ऐसे। लेकिन अगर है कॉस इनवर्स -1/2, इसको हम रफ किए देते हैं। अगर ऐसे लिखा है कॉस इनवर्स माइनस का 1/√2, तो आपको पता है कि अगर माइनस के अंदर, कॉस के अंदर माइनस है तो माइनस पहले से निकालते हैं। तो पाई में से कॉस इनवर्स 1/√2 को आप घटा दो। अच्छा, ये पाई रहेगा, ये रहेगा कॉस इनवर्स, ये कॉस किसकी वैल्यू होती है? पाई/4 की वैल्यू होती है। ये कॉस से कॉस कट जाएगा तो पाई माइनस का पाई/4 बचेगा। ये क्या बचेगा? 4 पाई माइनस का पाई/4 हो जाएगा, बराबर 3 पाई/4 इसका आंसर हो जाएगा। आई होप आपको चीज़ें अच्छी तरीके से समझ में आई होगी। और चीज़ों को समझने के बाद ये प्रिंसिपल वैल्यू का मान निकालना बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है प्रिंसिपल वैल्यू का मान निकालना। हाँ, लेकिन अगर आप प्रैक्टिस नहीं करते हो, चीज़ों को अच्छी तरीके से नहीं समझते हो, तो आपको समझ में अच्छे तरीके बिल्कुल नहीं आएगा, आप कॉन्सेप्ट को भूल जाएंगे बिल्कुल। लेकिन अगर आप नोट्स बनाते हो इन्हीं चीज़ों का, जो मैंने बताया, नोट्स बनाते हो, चीज़ों को डेली बाय डेली, मतलब डे बाय डे आप कवर कर रहे हो, चीज़ों को बहुत आसान लगेगी, क्योंकि कॉन्सेप्ट के बेस पर ये चीज़ें चलती है। ठीक है, आई होप आपको चीज़ें बढ़िया से समझ में आई होगी। लेकिन हाँ, आपको थोड़ा हमारा सपोर्ट दिखाना पड़ेगा। अगर सपोर्ट के रूप में चैनल को सब्सक्राइब करवाते हैं, आप शेयर करते हैं, तक हम भी मोटिवेट होंगे और अच्छे से कॉन्सेप्ट को डिलीवर करेंगे। बकाया सबको मैं यही बोलना चाहूँगा कि आपके जो बोर्ड के एग्ज़ाम हैं 100% हमारे पढ़ाए क्वेश्चन बिल्कुल पूछे जाएंगे। आप निश्चित होकर हमारे कॉन्सेप्ट को बढ़िया सीखिए, समझने का प्रयास कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए धन्यवाद।